नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं विवाह विलंब क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को मैं कभी और आपके साथ उन कारणों पर कभी और चर्चा करूंगा। आज एक ऐसा कारण जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जन्म कुंडली देखने से ऐसा लगता है कि विवाह स्थान में कोई पाप ग्रह नहीं, विवाह स्थान पर गुरु की दृष्टि, और विवाह स्थान हर तरीके से सही लगता है, फिर भी विवाह में विलंब हो रहा होता है। उसके पीछे जो कारण है, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी दर्शकों के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आज 2 दर्शकों का चुनाव होता है, तो चर्चा में बने रहेंगे। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो विवाह स्थान पर, या विवाह स्थान कहीं दुस्थान में हो, 6ठे, 8वें, 12वें में हो, तो विवाह में विलंब होता है, विवाह में परेशानी आती है, यह सर्वविदित है। पर कई बार ऐसा होता है कि सप्तम भाव के जो अधिपति हैं वो शुभ भाव में है, पंचम में है, केंद्र में है, या विवाह स्थान पर गुरु की दृष्टि है और कोई पाप प्रभाव नहीं है, फिर भी विवाह में विलंब हो रहा होता है। तो फिर मन में परेशानी होने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग तो ज्योतिष शास्त्र की जो प्रासंगिकता है, जो सत्यता है, उस पर भी प्रश्न उठा देते हैं। और मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि नहीं, ज्योतिष शास्त्र 100% सही है, कमी हम में है या आप में है, जो आप उस तरह का शोध नहीं कर रहे हैं, उस तरह का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। और इस शोध में मैंने सैकड़ों कुंडलियों का अध्ययन किया। जो कुंडलियां मेरे पास आई, जिनमें विवाह विलंब दिख रहा था, विवाह विलंब हो रहा था, और कई दृष्टांत कुंडलियां, और उसमें यह स्पष्ट तौर पर मुझे दिखा कि वक्री ग्रह बहुत हद तक विवाह विलंब में जिम्मेदार है। अब वक्री ग्रह कैसे जिम्मेदार होंगे और वक्री ग्रह क्या होते हैं, तो क्या होते हैं आज ये बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वक्री ग्रह पर यह समझ लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, और राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। यानी 2 ग्रह तो कभी वक्री नहीं होंगे और 2 ग्रह हमेशा रहेंगे। अब इसके अतिरिक्त आ जाते हैं बुध, शुक्र, मंगल, शनि और गुरु। बुध, शुक्र, मंगल, शनि और गुरु, जिसमें बुध भी शुभ ग्रह, शुक्र भी शुभ ग्रह और गुरु भी शुभ ग्रह। अब अगर ये वक्री हो, मंगल शनि वक्री हो, तो भी ये 5 ग्रह वक्री हो और इनका किसी न किसी तरीके से विवाह स्थान से संबंध बने, तो ऐसी परिस्थिति आती है। यानी पहला शब्द क्या है कि सप्तम भाव में वक्री ग्रह स्थित हो। राहु केतु तो जाने ही जाते हैं विवाह में विलंब के लिए, विवाह विच्छेद के लिए, तो मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर ये शुभ ग्रह भी, बुध, शुक्र, ये लोग भी वक्री होकर के सप्तम भाव में स्थित हो जाएंगे, तो विवाह विलंब कराएंगे। दूसरा, यदि सप्तमेश स्वयं वक्री हो, सप्तमेश का अर्थ हुआ सप्तम भाव के स्वामी। अब यदि हम धनु लग्न की कुंडली ले लेते हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी हो जाएंगे बुध। अब यदि बुध स्वयं वक्री हो जाए तो भी। तीसरी बात, सप्तम भाव पर वक्री ग्रहों की दृष्टि हो तो भी विवाह में विलंब होता है। अब सप्तम भाव पर वक्री ग्रहों की दृष्टि का अर्थ हुआ कि जैसे शुक्र यदि लग्न में है और वक्री है और सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि है, बुध यदि लग्न में है और वक्री है और सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि है, यदि गुरु तृतीय भाव में है और वक्री है और सप्तम भाव को देख रहे हैं, क्योंकि बुध और शुक्र को सप्तम दृष्टियां प्राप्त है, पर गुरु तो पंचम, सप्तम, नवम ये दृष्टियां भी प्राप्त है। तो गुरु लग्न से भी देख सकते हैं सप्तम भाव को, तृतीय भाव से भी देख सकते हैं सप्तम भाव को, और एकादश भाव से भी देख सकते हैं सप्तम भाव। और यदि यही गुरु वक्री होकर के देखेंगे तो विवाह में विलंब दे देंगे। इसके अतिरिक्त सप्तमेश कहीं
जन्म कुंडली में सप्तम भाव के जो अधिपति हैं वह कहीं भी स्थित हों और उनके साथ वक्री ग्रह स्थित हो जाए तो भी विवाह में विलंब होता है। इसके अतिरिक्त यदि द्वितीय भाव पर वक्री ग्रहों का प्रभाव हो और द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव के स्वामी पर वक्री ग्रहों का प्रभाव हो तो भी विवाह विलंब होता है। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, यदि शुभ भाव या शुभ ग्रह, यदि भाव तो सप्तमी है, शुभ ग्रह, यदि शुभ ग्रह वक्री होंगे और वक्री होकर के शुभ स्थान में होंगे, अब इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आपके बेहतर अंडरस्टैंड के। यदि शुभ ग्रह वक्री होकर के शुभ भाव में स्थित हो और उन पर कोई पाप प्रभाव ना हो तो सिर्फ विवाह में विलंब होता है। परंतु यदि पाप ग्रह यदि वक्री होकर के शुभ स्थान में हो तो विवाह विलंब के साथ साथ वैवाहिक जीवन में परेशानियां भी आती हैं। और पाप ग्रह यदि वक्री होकर के अशुभ भाव में स्थित हो गए तो दो कंडीशन बनती है, या तो विवाह होता ही नहीं है या फिर होता है तो विवाह को निभाना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि कई बार कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि विवाह स्थान हर तरीके से अच्छा दिख रहा है परंतु फिर भी विवाह में विलंब क्यों, या विवाहोपरांत परेशानी को। एक धनु लग्न की कुंडली थी, देखिए मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करता क्योंकि मेरे पास प्रतिदिन कई कुंडलियां आती हैं जिनको मैं देखता हूं, पर आपके उदाहरण के लिए समझाता हूं। इसलिए मैं समझाने के क्रम में जब आपका प्रश्न होता है तभी आपका नाम आता है। एक जातक जिनकी धनु लग्न की कुंडली थी और बुध वक्री होकर के 12वें भाव में स्थित थे, साथ ही बुध पर पाप प्रभाव भी था। एक तो विवाह बहुत विलंब से हुआ, दूसरा विवाह होने के 2 वर्ष के पश्चात ही विवाह हुआ। तो इसमें ध्यान रखना होता है, जब ऐसी ग्रह स्थिति बने तो ध्यान ये रखना है कि हम जिससे विवाह करें उसका सप्तम भाव बहुत मजबूत हो, कि हमारी जो खराबियां हैं वो उसकी अच्छाइयों और खराबी मिलकर के कुछ तो अच्छा हो। जैसे समझिएगा इस चीज को, आपका विवाह स्थान उतना अच्छा नहीं है तो आपको आगे, यदि आप स्त्री हैं तो आपको ऐसे पुरुष से शादी करनी चाहिए जिसका विवाह स्थान बहुत ही अच्छा हो ताकि लाइफ अच्छे से चल जाए। और यदि आप पुरुष हैं तो आपको ऐसी स्त्री से शादी करनी चाहिए जिसकी जन्म कुंडली में विवाह स्थान बहुत अच्छा हो। तो यह जन्म कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन के बाद ही पता चलता है। तो आशा करता हूं कि आपको आज का यह कार्यक्रम अत्यंत पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा जरूर और इस पर रिसर्च कीजिएगा। मैं चाहता हूं जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनके लिए यह आज का कार्यक्रम बड़ा खास है। इस पर आप भी रिसर्च कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है, क्या आपने भी ऐसा पाया है क्या। अब आइए 2 दर्शकों के प्रश्न को ले लेते हैं। पहले दर्शक, इन्होंने यूट्यूब पर अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के नाम से इनका चैनल है, इन्होंने पूछा है कि नीचभंग राजयोग है कि नहीं। इनके मंगल जो है वो कर्क राशि पर अष्टम भाव यानी धनु लग्न की कुंडली है, नीच के हैं और वहां से चंद्रमा केंद्र में है। तो देखिए ग्रह जिस राशि पर नीच के होते हैं यदि उसके स्वामी केंद्र में हो जाए तो नीच भंग हो जाता है। परंतु आपने सिर्फ यही 2 स्थिति बताई है, 9 मास और 10 मास में स्थिति देख लीजिएगा तो ही चंद्रमा मंगल के फल का विचार कीजिए। मंगल पंचमेश है, पुत्र संबंधित परेशानियां रहेंगी। दूसरा प्रश्न है रचित कुमार जी का। रचित कुमार जी ने पूछा है कि इनकी धनु लग्न की कुंडली है, इनके सूर्य बुध केतु सप्तम भाव में है, राहु लग्न में है, शनि द्वितीय भाव में है और गुरु शुक्र और मंगल अष्टम भाव में है। जब आप रचित जी, जब आपने इतने ग्रहों की पोजीशन बता दी थी तो आपको चंद्रमा की ही पोजीशन बता देनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं है। तो इनकी यदि कुंडली देखी जाए तो इनको, चूंकि इनका मंगल पंचमेश है, गुरु लग्नेश है, अष्टम में है, शुक्र भी लाभेश है, तो देखिए आपको लाभ तो मिलेगा जीवन में लेकिन विलंब बहुत होगा। विवाह में भी केतु, विवाह स्थान में भी केतु बैठे हैं तो आपके प्रत्येक कार्य में विलंब होगा लेकिन आपको जीवन के उत्तरार्ध में लाभ भी मिलेगा। राहु केतु नीच का है, इसका ध्यान रखिएगा। राहु केतु जब नीच के होते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। शनि का संबंध जरूर बन रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि विलंब, क्योंकि आपका अधिकांश ग्रह लग्न से भी शनि का संबंध बन रहा है, पंचम से भी शनि का संबंध बन रहा है, लाभ से भी शनि का संबंध बन रहा है। तो कहीं ना कहीं नौकरी इत्यादि में भी आपको परेशानियां आएंगी। धन लाभ में आपको विलंब होगा। नौकरी खैर बुध है स्वामी दशम भाव के, सप्तम में बैठे हैं तो सूर्य बुध भद्र योग बना रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में, पर पूर्ण लाभ उसका आपको नहीं मिल पाएगा।
नवमांश और दशमांश कुंडली में स्थिति देख लीजिएगा, कुछ मायनों में आपकी कुंडली अच्छी है, परंतु किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए विलंब बहुत ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिए। तो दर्शकों, यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप निसंदेह चैनल के किसी भी वीडियो पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं, आपके भी प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम बस इतना ही। नमस्कार।